नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाल ही में कनाडा के कनानस्कस में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बड़ी बैठक में भारत की मौजूदगी इतनी खास क्यों रही और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। ये बैठक हुई थी 15 से 17 जून 2025 तक। मेजबान थे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। और माहौल आप देखें तो दुनिया कई चुनौतियों से जूझ रही थी। मतलब इजराइल ईरान का तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज। हाँ, काफी कुछ चल रहा था। हाँ, कोई साझा बयान तो नहीं आया, मतलब कोई फॉर्मल जॉइंट स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन एआई, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पर नेताओं में कह सकते हैं सहमति बनी। अच्छा। और हाँ, भारत को एक आउटरीच मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। ये बात दिलचस्प है। भारत G7 का सदस्य तो है नहीं, फिर भी वहां इतना अहम क्यों माना गया? हमारे नोट्स में क्या खास बातें हैं? हाँ, इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। देखिए, पहली तो साफ है भारत की आर्थिक ताकत। इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप सोचिए, G7 के कई सदस्य हैं, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके। हाँ, उनसे भी आगे। उनसे भी बड़ी इकोनॉमी। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, G7 के बैठकों में इसका असर दिखता है, बातचीत में, समझौतों में। खास तौर पे जैसे वो PGII जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भारत को एक जरूरी पार्टनर माना जा रहा है। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी, भारत की मौजूदगी से वो जो हम कहते हैं ग्लोबल साउथ। हाँ, विकासशील देश। हाँ, विकासशील देश, उनकी आवाज, उनकी जरूरतें वो G7 के एजेंडे तक पहुंची। ये भी एक अहम बात है। और रणनीतिक लिहाज से आजकल इंडो पैसिफिक की बहुत बात होती है। यकीनन इंडो पैसिफिक इलाके में जाहिर है चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। तो उसको बैलेंस करने में भारत का रोल बहुत अहम है। और भारत क्वाड का भी हिस्सा है। मतलब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है, हाँ, क्वाड, उसका भी एक मजबूत पिलर है। फिर एक और बात है, सप्लाई चेन। अच्छा, चीन के अलावा विकल्प? बिल्कुल। दुनिया, खासकर G7 देश अपनी सप्लाई चेन चीन से अलग फैलाना चाहते हैं, और उसमें भारत एक पोटेंशियल विकल्प नजर आता है। और जैसा मैंने पहले कहा, भारत की एनर्जी जरूरतें बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें बढ़ रही हैं, तो G7 के लिए वो एक नेचुरल पार्टनर बन जाता है। ये आर्थिक और रणनीतिक बातें तो समझ आती हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी की जो अपनी बातचीत हुई वो भी काफी खबरों में थी। आतंकवाद पर उन्होंने कुछ कड़ा कहा था। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं, पनाह देते हैं, उनके खिलाफ G7 को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने इसे मानवता से धोखा तक कहा। अच्छा। और पहलगाम हमलों का भी जिक्र किया, कहा कि ये पूरी इंसानियत पर हमला है। लेकिन साथ ही उन्होंने शांति की बात भी की। मतलब बैलेंस रखा। हाँ, उन्होंने दोहराया कि ये युद्ध का युग नहीं है, और यूक्रेन जैसे जो संघर्ष हैं उन्हें बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया। आतंकवाद के अलावा ग्लोबल साउथ या फिर बायलैटरल मीटिंग्स, उन पर भी कुछ खास हुआ? कनाडा के साथ रिश्तों पर कुछ बात बनी? वो निज्जर मामले के बाद तनाव था। हाँ बिल्कुल। ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री ने कई मुद्दे उठाए, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, एआई का गवर्नेंस कैसा हो, टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे, इक्विटी, हाँ बराबरी की पहुंच, और मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी का मुद्दा भी। अब जहां तक द्विपक्षीय मुलाकातों की बात है, तो कनाडा के साथ हाँ वो जो निज्जर मामले के बाद तनाव था, हाँ काफी खिंचाव था, उसको कम करके रिश्ते सामान्य करने पर सहमति बनी है। सुनने में आया है कि राजदूत वापस भेजे जा रहे हैं, और तकनीक, फूड सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार, इन पर बातचीत आगे बढ़ी है। चलिए, ये अच्छी बात है। और बाकी देशों के साथ? यूके, जापान? हाँ, यूके, जापान, इटली, इन सब के साथ भी रक्षा, सेमीकंडक्टर, जापान के साथ सेमीकंडक्टर पर एक अहम समझौता हुआ है। ओह अच्छा। एआई, क्लीन एनर्जी, व्यापार, इन सब पर अच्छी बातचीत हुई। यूके के साथ वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA की बातचीत भी आगे बढ़ाने पर बात हुई। ये सारी बातचीत देखकर ऐसा लगता है कि ये भारत की एक बड़ी सोची समझी विदेश नीति का हिस्सा है। ये जो मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता की बात होती है, क्या ये उसी का उदाहरण है? अब बिल्कुल सही समझ रही हैं। भारत अब वो गुट निरपेक्षता वाले दौर से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट पर चल रहा है। मतलब किसी एक खेमे में नहीं बंधना। हाँ, सबके साथ रिश्ते। हाँ, सबके साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते साधना। और स्ट्रेटेजिक स्वायत्ता मतलब अपने फैसले खुद लेना, पश्चिम के साथ भी, रूस और चीन के साथ भी, और बाकी दुनिया के साथ भी एक संतुलन बनाना। G7 में भारत की भागीदारी इसी का एक हिस्सा है। वो एक तरफ ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में क्वाड जैसे मंचों पर सक्रिय है। और आत्मनिर्भर भारत भी। बिल्कुल।
आत्मनिर्भर भारत से अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत बढ़ा रहा है और एआई गवर्नेंस जैसे जो नए मसले आ रहे हैं उन पर लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत कर रहा है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तो कुल मिलाके इस G7 सम्मेलन से भारत के लिए क्या निकला? दुनिया में उसकी जगह पर क्या असर पड़ा? क्या कहेंगे? देखिए, असर तो साफ है। भारत का वैश्विक कद, उसकी हैसियत निश्चित रूप से बढ़ी है। उसे अब सिर्फ एक रीजनल पावर या ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर नहीं देखा जा रहा। एक ग्लोबल प्लेयर की तरह। हाँ, एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। कूटनीतिक फायदे हुए हैं, जैसे आपने कनाडा का जिक्र किया। रिश्तों में सुधार एक फायदा है। सही। फिर पश्चिम के साथ सुरक्षा पर तालमेल बिठाना और साथ ही रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना, ये क्षमता भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को और मजबूत करती है। और जो मुद्दे भारत उठा रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन हो, एआई गवर्नेंस हो, आतंकवाद हो, इन पर अब उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनी जा रही है। तो वो एक तरह से ग्लोबल रूल्स बनाने में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। और सॉफ्ट पावर का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, भारत की सॉफ्ट पावर, उसकी संस्कृति, उसके लोकतांत्रिक मूल्य, दुनिया भर में फैले भारतीय, इन सबका प्रभाव भी मजबूत हुआ है। तो अगर इसे समेटें तो कह सकते हैं कि 2025 G7 शिखर सम्मेलन ने एक उभरती हुई अहम वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत की भूमिका को और पुख्ता किया है और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने आर्थिक, सुरक्षा और तकनीक, इन सभी मोर्चों पर भारत का प्रभाव बढ़ाया है। हाँ, ये साफ तौर पर दिखता है। ग्लोबल साउथ की बात रखते हुए भी वो पश्चिमी देशों के हितों के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है, ये भारत की एक परिपक्व और सोची समझी विदेश नीति को दिखाता है। और इससे जाहिर है वैश्विक मंच पर उसका कद और उसकी क्षमता दोनों बढ़ रहे हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया में भारत की भूमिका और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, तो भविष्य में उसे पश्चिम के अपने हितों और ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों के बीच संतुलन साधने में किस तरह की नई और शायद ज़्यादा पेचीदा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर ज़रूर सोचिए।